Good morning, student. Welcome in Sanskar Science Academy online classes. So, dear student, हम लोग बात आज जो करेंगे, डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। स्पेशली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए जेट एग्ज़ाम को फाइट करना बहुत ही कंपलसरी है। ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग 11th और 12th क्लास की स्टडी प्रॉपरली करते हैं तो जेट एग्जामिनेशन को फाइट करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सो स्टूडेंट, हम लोग आज आपकी 12th क्लास का सिंपलेस्ट चैप्टर लेके सामने आए हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी और जेनेटिक्स। अब आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के बारे में नहीं सुना हो या नहीं पता हो। सिंपली आपसे पूछे कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी है क्या। एक्चुअली आनुवंशिकी से आनुवंशिकी से मिलते जुलते कुछ शब्द हैं, जैसे कि आनुवंशिकता, जैसे आनुवंशिक लक्षण। तो पहले आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिक लक्षण है क्या, तो आप बोलेंगे ऐसे लक्षण है, ऐसे कैरेक्टर जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। अब बेटा जनरली आप लोगों को जब ये पूछते हैं कि आनुवंशिक लक्षण क्या है, तो आपका आंसर क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ये बिल्कुल सही है, बट प्रॉपरली आपको क्या बोलना है कि ऐसे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी से, पेरेंटाइल जनरेशन से पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ओके, सो आनुवंशिक लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। आगे अपन बात करें बेटा, आनुवंशिकता क्या है। अब ये जो आनुवंशिक लक्षण है ये कौन सी पीढ़ी से? ये पैतृक पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी में? या संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो संचरण होने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है कि यार ये कैसे संचरित होते हैं, जाते कैसे हैं, वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रक्रिया है, उससे हम बोलते हैं आनुवंशिकता। तो आपसे पूछे कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आनुवंशिक लक्षणों के पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है? आनुवंशिकता है। तो आनुवंशिकता आप समझ गए। और ये जो आनुवंशिकता शब्द है ये देने वाले थे, किसने दिया था ये शब्द? स्पेंसर ने दिया था। आनुवंशिकता को अपन लोग हेरिडिटी बोलते हैं। और आप जानते भी हैं कि जैसे आप में कुछ लक्षण आपके माता पिता के सिमिलर हैं, देखा होगा आपने, जैसे किसी घुंघराले बाल हैं, किसी की आंखों का रंग है, किसी के कान पर बाल हाइपरट्राइकोसिस है। ये सारे कौन से लक्षण हैं? आनुवंशिक लक्षण है। और ये कैसे पहुँचे? वो आनुवंशिकता है। और आनुवंशिकता शब्द देने वाले कौन थे? स्पेंसर थे। अब वापस हम आते हैं कि फिर आनुवंशिकी क्या है। सो सिंपली आनुवंशिकी विज्ञान की एक क्या है? ब्रांच है, एक शाखा है। और इस शाखा में हम किसकी स्टडी करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तो अब परिभाषा हो गई 3। फर्स्ट, आनुवंशिक लक्षण क्या है? आपका आंसर क्या हुआ? ऐसे लक्षण जो पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नंबर 2, आनुवंशिकता क्या है? तो आप बोलेंगे कि आनुवंशिक लक्षणों का पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है? आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता तो किसने दिया है?
स्पेंसर ने दिया है। अब आनुवंशिकी में किसकी स्टडी करनी है? आनुवंशिकता की। तो जनरली कुछ लोग क्या कहते हैं बेटा, आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आनुवंशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। बात दोनों एक ही है। और आनुवंशिकी जो शब्द है वो आपसे पूछे किसने दिया, तो आनुवंशिकी शब्द दिया था किसने? बैटसन ने। तो अपने पास हो गया आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? बैटसन ने। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? स्पेंसर ने। अब हम आगे बात करें बेटा, जैसे आप जानते हो कि विज्ञान की हर शाखा का कोई ना कोई जनक होता है। जैसे आपने कहीं सुना हो कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो आनुवंशिकी जो है उनके जनक का नाम है, नाम सुना होगा आपने, और उनका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल या ग्रिगोर जॉन मेंडल। यानी मेंडल जो है उनको आनुवंशिकी के जनक माना जाता है। अब हम बात करें बेटे कि जो मेंडल है, ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं, जो कि आनुवंशिकी के जनक हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इनको आनुवंशिकी के जनक हम लोग माने? तो इन्होंने अपने सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, जो प्रयोग थे, वो एक प्लांट पे किए, एक पादप पर किए, और उस पादप का नाम था गार्डन पी, या उसका नाम था, क्या नाम था बेटा? उद्यान मटर। एंड बायोलॉजिकल नेम, इसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। तो आपसे ये पूछे कि ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, कौन से पादप पर किए थे? तो उद्यान मटर या पाइसम सटाइवम पर ही किए थे। अब आपसे ये पूछे कि इस पूरी सृष्टि में जहां बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, बहुत अलग प्रकार के पादप हैं, जंतु हैं, तो ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल के लिए इस प्लांट का ही चयन क्यों किया? इसका रीजन क्या है? तो सिंपल से आपसे पूछे कि इस पादप के चयन का कारण क्या था, तो पहला जो इसका मेन कारण है कि ये जो पाइसम सटाइवम है, ये 1 वर्षीय पादप है। आपसे पूछा जाए कि 1 वर्षीय पादप क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा पादप जो अपना जीवन काल 1 वर्ष में पूर्ण कर लेता है। यानी बीज से नया पादप बनाना, पुष्प बनाना, फल बनाना और दोबारा बीज बना लेना, तो ये 1 वर्षीय पादप है। इस 1 वर्षीय पादप का बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? तो लाभ ये हुआ कि इस मेंडल को इसकी अनेक पीढ़ियों का, जैसे ये 1 साल में 1 पीढ़ी पैदा करता है, तो अनेक पीढ़ियों का क्या कर सका? वो अध्ययन कर सका। क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कई पीढ़ियों बाद पैदा होते हैं, तो उन लक्षणों के बारे में भी मेंडल को क्या मिली? जानकारी मिली। तो आपसे पहला कारण पूछे चयन का क्या कारण है, तो आप बोलेंगे 1 वर्षीय पादप है। बेनिफिट क्या है? इसमें अनेक पीढ़ियों का अध्ययन क्या था? संभव था। दूसरा, इसका जो पुष्प था वो पुष्प कैसा था? बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी था। द्विलिंगी का मतलब है उसमें नर जन्नांग भी थे और मादा जन्नांग भी थे। अब बात करें द्विलिंगी होने से फायदा क्या हुआ, तो द्विलिंगी होने से फायदा ये हुआ कि इसमें स्वपरागण भी कराया जा सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण भी कराया जा सकता था। बस समझ में आ गई बेटे? स्वपरागण भी इसमें पॉसिबल था और पर परागण भी कृत्रिम रूप से इसमें कराया जा सकता था। अब आपसे पूछे कि जनरली द्विलिंगी पुष्पों में कौन सा परागण होता है? स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो फिर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कैसे होगा? तो इसके लिए आगे स्टडी करेंगे कि एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं विपुंसन।
आपसे पूछे कि विपुंसन क्या है, तो किसी भी द्विलिंगी पुष्प में कौन से जननांग को, नर जननांग को, जिसका नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है, तो नर जननांग को परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं विपुंसन। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट चयन का पहला कारण कि ये 1 वर्षीय पादप था जिससे अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। दूसरा, ये द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें स्वपरागण भी पॉसिबल है और परपरागण भी पॉसिबल है। परपरागण के लिए क्या कराना है, इसमें विपुंसन। तो आपसे पूछे विपुंसन किससे कहते हैं, तो आप बोलेंगे किसी द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग जिसका नाम क्या होता है, पुंकेसर, को परिपक्व होने से पहले ही हटा देना विपुंसन कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूँ कि इसमें द्विलिंगी पुष्प को हमने कौन सा पुष्प बना दिया, एक लिंगी पुष्प बना दिया, जिसमें केवल कौन सा जननांग है, मादा जननांग है। आपसे पूछा जाए तीसरा कारण कौन सा था, तो तीसरा कारण था कि इसमें अनेक क्या थे, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण थे। अब अनेक विपर्यासी लक्षण हैं। आपसे पूछे कि विपर्यासी लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं। विपर्यासी लक्षण का मतलब ये होता है कि ऐसे लक्षण जिनमें एक लक्षण की उपस्थिति का कभी भी दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई रिपीट, विपर्यासी लक्षण किसे कहेंगे, ऐसे लक्षण जिसमें एक लक्षण की उपस्थिति का, अगर एक लक्षण है तो दूसरे लक्षण पर उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और मेंडल ने अनेक में से केवल कितने, 7 विपर्यासी लक्षणों पर अपने एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल किए। ये 3 प्रमुख कारण थे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का चयन किया। क्यों, पादप कैसा है, 1 वर्षीय है, पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, स्वपरागण परपरागण संभव है, परपरागण के लिए क्या कराना है, विपुंसन कराना है, और अनेक विपर्यासी लक्षण हैं जिनमें से उसने कितने, 7 लक्षणों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए या प्रयोग किए। आपसे ये पूछे कि विपर्यासी लक्षण 7 जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। ओके, अब हम बात करें कि मेंडल ने इन कारणों से अपना मटर के पौधे का चयन कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा हमारा हक बनता है कि हम मेंडल के बारे में भी जानें। एक्चुअली मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनमें उनका नाम है जॉन मेंडल, ग्रिगोर उनकी उपाधि है बेटा, और कोई महान कार्य करता है उसको कुछ ना कुछ उपाधि दी जाती है। तो जॉन मेंडल एक यूरोप के एक देश जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया में भी ये देश का नाम है। वहां एक कस्बा था या ब्रून, या एक छोटा कस्बा जिसे बोलते हैं ब्रून नाम का एक शहर था, ऐसा मान लीजिए। और वहां पर एक छोटा सा हैंजनडार्फ नाम का गांव था। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये इंडिया हो गया, ये इंडिया में स्पेशल कोई स्टेट हो गया और ये स्टेट में कोई एरिया हो गया, ठीक है। वहाँ पर ये पैदा हुए थे, बहुत ही गरीब तबके के, गरीब परिवार के थे। तो गरीब परिवार के थे तो प्राइमरी एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो अपनी कहाँ ली, अपने गांव में ही ली। उच्च शिक्षा के लिए ये बाहर ऑस्ट्रिया की तरफ आ गए। इन्हें गरीबी कारण कुछ समय तक इनको टीचर का पद, प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए पढ़ाना पड़ा। बाद में लास्ट में एक चर्च में पादरी बन गए। पादरी समझ गए, जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, वैसे पादरी होते हैं चर्च में, वो बन गए। और उसके पीछे छोटी सी एक जगह थी, चूंकि इनका इंटरेस्ट था तो वहाँ पर अपने उन्हें एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। बात समझ में आ गई। अब जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया 1865 में। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1865 में प्रैक्टिकल पूरे कर लिए। अब जब भी कोई चीज़ सर्च कर ली जाती है, ढूंढी जाती है, तो उसे क्या करते हैं, पब्लिश होता है। जैसे अपने न्यूज़पेपर में कोई ना कोई चीज़ तो पब्लिश होती है, तो वैसे ये पब्लिश होने थे 1865 में। तो इन्होंने क्या किया, 1865 में अपने एक्सपेरिमेंट ब्रून सोसाइटी
ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसमें अपने एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी या मेरे एक्सपेरिमेंट सही है इनके लिए वहां भेजा। कहां भेजा? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भेजा। ये जो सोसाइटी थी ये अपनी एक पत्रिका निकालती थी साल में एक, तो कौन सी पत्रिका हो गई? वार्षिक पत्रिका। जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट इस सोसाइटी को भेजे तब तक ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो एनुअल न्यूज़पेपर था, जैसे आजकल डेली न्यूज़पेपर आता है, दैनिक भास्कर लाइक, वैसे ये वार्षिक पत्रिका थी, ये प्रिंट हो चुकी, छप चुकी थी। तो इनके एक्सपेरिमेंट कब छपे? सन 1866 में, एक साल बाद निकलेगी क्योंकि ये 65 में छप चुकी थी। किस नाम से छपे? ये है, उनका नाम था पादप संकरण पर मेरे प्रयोग। किस नाम से छपे? पादप संकरण पर मेरे प्रयोग। अब देखो बेटा, बात ये आती है कि यूरोप शहर है और वहाँ आप ये कह रहे हैं कि पादप संकरण पर मेरे प्रयोग नाम से छपे हैं, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली ये छपे थे माई एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमने बोला कि पादप संकरण पर मेरे प्रयोग नाम से छपे। लेकिन बदकिस्मती आप देखिए, इनके प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली, लोगों ने इनके प्रयोगों को नहीं स्वीकारा। अब आपसे ये पूछे कि क्यों नहीं स्वीकारा, ऐसे क्या रीज़न थे कि मेंडल के प्रैक्टिकलों को लोगों ने स्वीकारा नहीं? तो उस समय एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कार्ल नेगेली, और एक कार्ल नेगेली साइंटिस्ट वेल नोन, वेल फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, लेकिन इनके रिजल्ट, कार्ल नेगेली के रिजल्ट, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल किए थे हायरेशियम प्लांट पे किए थे, और इनके एक्सपेरिमेंट मेंडल के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से भिन्न निकले, अलग निकले, तो उनको मान्यता नहीं मिली। नंबर 2, उस वक्त जैव विकास के सिद्धांत चल रहे थे, आपने नाम सुना हो डार्विनवाद। तो जैव विकास सिद्धांत चल रहे थे, और जैव विकास सिद्धांत जो है अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स, गणित जिसे आप बोलते हैं, थोड़ी सी सांख्यिकी का यूज कर लिया, और उस वक्त के लोगों को सांख्यिकी आती नहीं थी। ऐसी कंडीशन में इनके प्रयोगों को मान्यता नहीं मिली और ये चल बसे यानी सच में नहीं, इनकी नेचुरल डेथ हो गई, इनका लाइफ स्पान, इनकी जीवन खत्म हो गई। अब इसके बाद सन 1900 में दोबारा मेंडल के नियमों की क्या की खोज की गई, और वो खोज किस किसने की ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, संस्कार साइंस एकेडमी की नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे। एंड मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सरकार के नियमों को फॉलो करो, पालन करो, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और हमारा देश भी स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।